नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, अभी बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है और इस चैनल पे बीपीएससी और बिहार में जो भी एग्जाम्स होते हैं और अदर पीसीएस के लिए प्री और मेंस की तैयारी साथ में कराई जाती है। तो अभी हम बिहार स्पेशल का बैच चला रहे हैं, क्योंकि बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम हो आने वाला 72वीं, या बीएसएससी हो, या टीआरई का एग्जाम हो, एईडीओ का एग्जाम हो, इन सब में बिहार स्पेशल जो है सीरीज वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस सीरीज में हमने अभी तक बिहार का जो सामान्य परिचय है वो कंप्लीट कर लिया। बिहार का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक है, वो भी कंप्लीट कर लिया। बिहार की अर्थव्यवस्था हमने देख लिया, उसमें जाके बजट और आर्थिक सर्वेक्षण समाप्त किया हमने, और साथ में कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, ये सभी देख लिया। अभी आगे हमने राज्य व्यवस्था, बिहार की पॉलिटी समाप्त कर ली। उसमें हमने गवर्नर को पढ़ लिया, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, स्थानीय स्वशासन जो होता है, जो न्यायपालिका है बिहार में, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, ये सब पढ़ लिया। और अब जो है हम बिहार में पर्यटन पढ़ेंगे, उसके बाद बिहार में कला संस्कृति की बात करेंगे, और अंत में हम बिहार का भूगोल पढ़ लेंगे। इस तरह से पूरा बिहार स्पेशल समाप्त हो जाएगा और अगले आपको 2-3 दिनों में ये समाप्त कर दूंगा मैं पूरा। और एक बार एक छोटा सा वीडियो बना देंगे जिसमें जो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व हैं और बिहार में जो कुछ मिसलेनियस होते हैं टॉपिक्स, उनको लेके हम समाप्त करेंगे। तो इस तरह से प्री और मेंस की तैयारी साथ में हो रही है। बिहार स्पेशल सीरीज अब समाप्त होने वाला है जल्द ही, और फिर हम कोर सब्जेक्ट पे जाएंगे, जिसमें इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है, और करंट अफेयर्स, इन सब पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। साथ में जनरल साइंस और साइंस एंड टेक भी पढ़ेंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी चैनल पर आपको प्री मेंस की तैयारी साथ में कराई जाएगी। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और परिवार में शेयर कर लीजिए, और चैनल पे बने रहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं बिहार में पर्यटन, और इसको जल्दी से समाप्त करते हैं अच्छे से पढ़ते हुए। तो दोस्तों, बिहार में पर्यटन एक ही वीडियो में देखते हैं हम आगे क्या पढ़ना है इसमें। तो जैसा कि बिहार में पर्यटन की बात कर रहे हैं हम, तो बिहार का जो इतिहास है वो 3000 वर्ष पुराना माना जाता है, और राज्य में कई जगह पे ऐतिहासिक स्मारक फैले हुए हैं, जिससे हमें बिहार की जो संस्कृति है कितनी समृद्ध है और इसके विरासत कैसे हैं उसके प्रमाण मिले हैं। विश्व भर से बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल यहाँ पे आते हैं। पर्यटकों की संख्या मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, करंट अफेयर्स जब पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको वो बता दूंगा। इतिहास की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में ही मेगास्थनीज बिहार आया था, उसने इंडिका लिखा था। इंडिका हालांकि अभी पूरी तरह से वो बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस बुक के बारे में कई सारे ग्रंथों में इतिहासकारों ने लिखा है, तो उससे हमें जानकारी मिलती है यहाँ की। और उसके बाद डायनोसियस, कहीं कहीं लिखा है कि डायनोसियस जो है वो मेगास्थनीज का ही पुत्र था, लेकिन उसका प्रमाण नहीं है कहीं भी। तो डायनोसियस ने भी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र की यात्रा की थी, उसने भी लिखा है। और 7वीं सदी में हुएनसांग और रित सिंह भी आया था अध्ययन के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। तो पर्यटन में अगर सुधार की बात करें तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई है, जिससे पर्यटन में काफी सुधार आया है हमारे राज्य में। और जो इसका उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, वो बिहार के सभी पर्यटन संसाधनों को व्यावसायिक बनाना है ना, कमर्शियलिज्म करना जरूरी है। और बिहार राज्य में विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल को ध्यान में रखते हुए एक थीम आधारित स्थल बनाया गया है, और उनको हम चलिए विस्तार से समझते हैं, और उसके लिए प्री और मेंस की तैयारी के लिए यही उपयुक्त होगा कि हम इसको टॉपिक वाइज अच्छे से समझें। तो जो सर्किट बनाए गए हैं पर्यटन के लिए, वो एक्चुअल में रामायण पर्यटन सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, सिख सर्किट है, सूफी सर्किट है, इको सर्किट है, पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट है, और बाद में हम एक बार जो अन्य लोकप्रिय स्थल है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो एक एक करके से हम समाप्त करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामायण पैटर्न सर्किट। मैंने एक बगल में एक फोटो सा बना के दिया है आपको, चार्ट जैसा, आप उसमें देख पाओगे कैसे कैसे ये सर्किट घूमता है। तो हिंदू धर्म के इतिहास और विकास में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप देखना, इसको मेंस में भी आप इस तरह से लिख पाओगे, अगर आता है तो आप इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। प्री में तो प्रश्न आएगा तो आराम से बनाऊंगा। बिहार वह स्थान है जहाँ वाल्मीकि ने के महाकाव्य में जो भगवान राम है और देवी सीता, उनकी अधिकांश कहानियां घटित हुई बिहार में, और इस कथा में वर्णित कई स्थान बिहार में है। रामायण की बात हो रही है, और यह हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। और रामायण पर्यटन सर्किट में राम और सीता की कथाओं को दर्शाने वाले मंदिर पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो मंदिर है वो अहिल्या मंदिर मुंगेर में सीता कुंड है, और सीतामढ़ी का जगह है जहाँ जानकी माँ का मंदिर स्थित है, जहाँ उनको जन्म स्थान बोला जाता है, और सिंहेश्वर स्थान है जहाँ शिव जी का निवास स्थान बोला जाता है। तो ये मुख्य हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं।
अहिल्या मंदिर। तो अहिल्या कौन थी? वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि उनके पति ने उन्हें श्राप दे दिया था और वो पत्थर बन गई थी। तो भगवान राम की उपस्थिति में जब भगवान राम ने उनको टच किया था पत्थर को, तो वो वापस अपने रूप में आई थी। और यह मंदिर पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। और मंदिर के अंदर जो है वो एक सपाट पत्थर है जहाँ पर देवी सीता के पदचिन्ह होने की बात कही जाती है। और ये दरभंगा का सबसे ऐतिहासिक पूजा स्थल माना जाता है। यह है अहिल्या मंदिर। कहाँ है? दरभंगा, बिहार में। मुंगेर में सीता कुंड। यहाँ सिर्फ सीता कुंड लिखा है, लेकिन मुंगेर में आप जाओगे तो राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत शत्रुघ्न कुंड सारे हैं। तो मैंने देखा है वो जगह, आप भी जाके देखना, बहुत शानदार जगह है। तो ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कुंड में स्नान किया था। जब कुंड में वो गए थे ना, तो गई थी, तो उस कुंड ने उनकी सारी उष्मा सोख ली थी। तो इस तरह से ये महत्व रखता है मुंगेर में सीता कुंड। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी को जो सीता माँ है उनका जन्म स्थान माना जाता है। और यहाँ जानकी मंदिर स्थित है। और सिंहेश्वर स्थान एक मधेपुरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है जहाँ शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। तो ये सारे रामायण सर्किट में आते हैं। आगे चलते हैं। अब बौद्ध सर्किट की बात करते हैं। बौद्ध और जैन जो भी हैं बिहार से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो बौद्ध पर्यटन सर्किट की बात करें तो बिहार जो है वो राज्य जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, जिससे एक तीर्थ यात्री मार्ग का निर्माण हुआ, जिसे बौद्ध सर्किट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। बिहार राज्य वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम मानव पीड़ाओं के समाधान की खोज की थी और अंत तक ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ? बोधि वृक्ष के पास। तो महाबोधि मंदिर जो है बोधगया वाला, वो वर्तमान में महाबोधि वृक्ष के नीचे स्थित बुद्ध की आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है। और यह विश्व भर से आने वाले बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। यूनेस्को ने इस मंदिर को, जो महाबोधि मंदिर है गया का, बोधगया का, यूनेस्को ने भी इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। और केंद्र सरकार ने 2016 में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध सर्किट परियोजना की शुरुआत घोषणा भी की थी। ठीक है। अब है आपका बौद्ध यात्रा मार्ग, जो देश की राजधानी पटना से शुरू होता है। जहाँ तक उल्लेखनीय संग्रहालय, यहाँ एक उल्लेखनीय संग्रहालय है, वहाँ हिंदू और बौद्ध कलाकृतियों का एक प्रभावशाली संग्रह रखा गया है। साथ ही एक मिट्टी का कलश भी, जिसके बारे में यह माना जाता है कि इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। ये है आपका पटना में संग्रहालय में। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध पर्यटन सर्किट में ही हम देखते हैं कि कौन कौन सा जगह जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राज्य में बौद्ध यात्रा के प्रमुख स्थान कौन कौन से? पहले तो बोधगया आएगा। इससे पहले उरुवेला के नाम से जाना जाता था। बौद्धों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ महाबोधि मंदिर है। ठीक है। बुद्ध को निर्गुणा नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था और जिस वृक्ष ने उन्हें आश्रय प्रदान किया था उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है या माना जाता है। यहाँ बैठे हुए बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थित है और यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया है। वैशाली की बात करें तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश यहीं पे दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी के पास है। और जो वैशाली है, यहाँ राजा कालाशोक नहीं है, वो कालाशोक है, द्वितीय बौद्ध संगीति परिषद का आयोजन किया था। तो बौद्ध संगीति हमने पढ़ा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो उसमें दूसरा जो था वो वैशाली में हुआ था और उसमें राजा थे कालाशोक। उसने ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति का आयोजन किया था या कराया था। पटना की बात करें तो यह मौर्य और गुप्त सहित कई महान राजवंशों की राजधानी के रूप में कार्य करता है। इससे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और ईसा पूर्व 250 में राजा अशोक ने यहीं पर तीसरी बौद्ध परिषद या तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। और पाटलिपुत्र किला जो है अजातशत्रु द्वारा बनवाया गया था। यहाँ जो मेन लाइन है वो है ईसा पूर्व 250 में राजा अशोक ने पटना में ही तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। बाकी जो लाइन है वो पटना के बारे में है, लेकिन ये लाइन बौद्ध पर्यटन सर्किट से जुड़ा हुआ है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे देखें तो केसरिया स्तूप की बात होती है। तो पूर्वी चंपारण में एक जगह है यह, और यह भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है और इसकी ऊंचाई आधार से मापी गई है। स्तूप जो है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के गौरवशाली अतीत का प्रतीक होता है। इसका आधार बहुभुजाकार है और इसके जो ऊपर है एक बहुभुजाकार ईंट से इसको बनाया गया है। अब विक्रमशिला के खंडहर की बात कर लेते हैं, यह भी जुड़ा हुआ है बौद्धों से। तो पाल वंश जो है उन्होंने इसको बनाया था और अध्ययन का यह प्रमुख केंद्र था, विश्वविद्यालय था ये। और ऐतिहासिक विश्वविद्यालय जो था वो पाल वंश के द्वारा बनाया गया, अध्ययन का मुख्य केंद्र था। आप इसको इस तरह से पढ़िए। भागलपुर से 38 किलोमीटर दूर कहलगांव उपखंड के अंतिचक में यह स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी और धर्मपाल को इस संस्था
की स्थापना करने की प्रेरणा दो कारकों से मिली। पहला कारक क्या था? एक तो यह स्थान बटेश्वर नामक एक स्थिर चट्टानी पहाड़ी थी, जो न केवल एक प्रमुख तांत्रिक स्थल था बल्कि कोसी और गंगा नदियों के संगम के आसपास स्थित एक मनोरम स्थल भी था, इसलिए यहाँ पर स्थापना किया। दूसरा यह कि यह स्थान तीर्थ यात्रा का एक स्थल था जो हर्षवर्धन के दौरान भारी संख्या में लोगों को आकर्षित करता था, क्योंकि यहाँ गंगा उत्तरवाहिनी उत्तर की ओर बहने वाली थी। तो इस तरह से विक्रमशिला का जो खंडर है, जो एक्चुअल में विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना पाल वंश में के धर्मपाल ने की थी, उसने क्यों की थी इस जगह पे, उसका हमने यहाँ पे बताया है दो कारक। तो इसको भी आप पढ़िएगा, ये मेंस में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आगे अब जैन पर्यटन सर्किट की बात करते हैं। तो जैन धर्म के लिए बिहार एक पवित्र स्थल है, क्योंकि यह उनके अंतिम तीर्थंकर महावीर जो भगवान हैं उनका जन्म स्थान है। कुंडग्राम में वो पैदा हुए थे, वैशाली के। बिहार के कुछ जैन तीर्थ स्थलों की यात्रा करके भगवान महावीर के जीवन और यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और उन्होंने यहाँ अपने भौतिक संसाधनों का त्याग कर दिया था, वर्षों तक ध्यान किया था और आत्म मुक्ति आत्मज्ञान के लिए जैन जीवन शैली का प्रचार किया था। इस मार्ग की यात्रा में अन्य जैन भिक्षुओं को समर्पित अनेक अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन का अवसर भी मिलता है। तो जो मेन स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो जैन मंदिर कुंडलपुर है। तो कुंडलपुर नालंदा खंडहरों के पास स्थित है। नालंदा खंडहर मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, ठीक है, पुराने वाले। और जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म यहीं पे हुआ था। इस गांव में कई जैन मंदिर हैं। राजगीर के ऐतिहासिक शहर के निकट होने के कारण यह स्थान एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल भी है। समूसन मंदिर की बात करें तो भगवान महावीर ने यहीं अपना अंतिम उपदेश दिया था। वैशाली में जैसे बुद्ध ने दिया था ना, वैसे जैन ने अपना अंतिम उपदेश समूसर मंदिर में दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जैन पर्यटन सर्किट। आगे चले तो जल मंदिर की बात करते हैं जैन पर्यटन सर्किट में। तो जल मंदिर क्या है? तो यह कमल के तालाब के बीचों बीच स्थित एक शानदार संगमरमर का मंदिर है, जो एक आयताकार चबूतरे पर भव्यता से खड़ा है। यह भगवान महावीर के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के स्थान को दर्शाता है, यहीं पे बने थे। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। और इस खूबसूरत मंदिर के मुख्य देवता भगवान महावीर की एक बहुत पुरानी चरण पादुका भी यहाँ पर स्थित है। पावापुरी की बात करते हैं तो पूर्वी भारत में बिहार राज्य के नालंदा जिले में जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी स्थित है। पावापुरी को अपापापुरी या पाप रहित नगर के नाम से भी जाना जाता है। पावापुरी में एक प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थल जल मंदिर है। यह मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को समर्पित है और यह उनके अंतिम संस्कार स्थल को चिन्हित करता है। ऊपर जो हमने पढ़ा जल मंदिर, ये उसी के बारे में बताया जा रहा है। महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में ही निर्माण प्राप्त किया था, यहीं पे उन्होंने अपना शरीर तैयार किया था। अब जैन मंदिर वैशाली की बात कर लेते हैं। तो यह भगवान महावीर जैन की जन्मभूमि है। लछुआर स्थित, लछुआर ये जम्मू जिले में पड़ता है, लछुआर स्थित जैन मंदिर और धर्मशाला जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा पूजनीय है। 1874 में इसका निर्माण किया गया था। और ये जो धर्मशाला है जैन धर्मशाला, उसके अंदर भगवान महावीर का एक मंदिर है। और इस मंदिर में स्थापित मूर्ति कहते हैं 2600 वर्ष पुरानी है। इस काले पत्थर की मूर्ति का वजन भी लगभग 250 किलोग्राम है। ये तथ्य है, इसको आप याद रखिएगा, प्री मेंस में काम आएगा। हम सिख पर्यटन की बात कर लेते हैं। रामायण हो गया हिंदू से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित। बौद्ध सर्किट हो गया बौद्ध धर्म से। जैन धर्म से हो गया। सिख धर्म की बात करते हैं। बिहार सारे धर्मों से मिला जुला है। बिहार के में जो है 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह सिखों के, उनकी जन्मभूमि है बिहार। और इसी वजह से सिखों के दिल में बिहार राज्य का एक विशेष स्थान है। अब इसमें जो अलग अलग गुरुद्वारा है जो मुख्य रूप से है, उसके बारे में जानकारी पाएंगे। सबसे पहले पटना साहिब की बात करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। वे 9वें सिख गुरु जो गुरु तेग बहादुर थे उनके पुत्र थे, ठीक है। और गुजरी देवी उनकी माता थी। जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनके जन्म स्थान पर स्थित तख्त श्री हरमंदिर जी साहब है, जिसे पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक भव्य गुरुद्वारा है, ठीक है। मैंने ये गुरुद्वारा देखा है। आप भी कभी पटना सिटी जाने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा जाके। अब गुरुद्वारा श्री हांडी साहिब की बात करते हैं। तो गुरुद्वारा श्री हांडी साहिब दानापुर के पास है। कहा जाता है कि पंजाब जाते समय 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने अनुयायियों के एक बड़े समूह के साथ यहाँ रुके थे। और स्थानीय लोगों ने गुरु साहब और संगत का खुले दिल से स्वागत किया था। और वहीं पर लंगर किया गया था। और लंगर में खिचड़ी परोसने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। और वो तब हुई जब एक बुजुर्ग महिला ने गुरु गोविंद सिंह जी को संगत और उनके संगत को खिचड़ी खिलाई थी। तो तब से ये लंगर की प्रथा चलती आ रही है। तो इसलिए गुरु श्री हांडी साहिब भी इसीलिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। आगे हम सूफी पर्यटन सर्किट की बात करते हैं। अब हमने जब हिंदू
और बौद्ध, जैन, सिख की बात कर ली, तो जो मुस्लिम धर्म में धर्म सुधारक आंदोलन था, जिसको सूफी संप्रदाय भी आगे जाके कहा गया था, उनकी बात कर लेते हैं। तो सूफी पर्यटन सर्किट की बात करते हैं। तो पाटलिपुत्र पटना के ने मध्य युग में कई सूफी संतों को आकर्षित किया। संतों ने मानवतावादी शिक्षा दी, जिससे यह क्षेत्र सभी धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो बिहार शरीफ संग्रहालय है, यह पहला बिहार का संग्रहालय है, यह बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय है, और इसका जो स्थापना था वो अलेक्जेंडर मैरिक ब्रॉडली ने किया था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध पूर्वार्ध का मतलब, पूर्वार्ध मतलब 19वीं शताब्दी के पहले के वर्षों में, उत्तरार्ध मतलब अंत के वर्षों में, ठीक है। और पूरे भारत में सबसे पुराने संग्रहालयों में से ये एक है। कौन सा? बिहार शरीफ का संग्रहालय। और यहीं पर एक शरीफ स्तंभ शिलालेख भी है, इसके बारे में समझ जाइए कि गुप्त साम्राज्य के बिहार शरीफ स्तंभ शिलालेख में ही बिहार के किले बिहार शरीफ के उत्तरी द्वार के सामने पाए जाते हैं। स्तंभ को हटाकर बिहार कोर्ट हाउस के सामने एक ईंट के चबूतरे पर स्थापित किया गया और बाद में से पटना संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अभी जो ये स्तंभ शिलालेख है वो पटना संग्रहालय में है, ठीक है। उसके बाद आता है बाबा मनीराम अखाड़ा। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो बाबा मनीराम अखाड़ा में एक लंगोट नाम का मेला लगता है, लंगोट मेला, जिसे राजा विट्ठल ने युवाओं को युद्ध कला सिखाने के लिए बनवाया था, और यह शहर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली, सूफी पर्यटन में बिहार शरीफ संग्रहालय, शरीफ स्तंभ शिलालेख और आपका बाबा मनीराम अखाड़ा, ये सब सूफी पर्यटन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं तो हम बड़ी पहाड़ी की बात करते हैं। तो बड़ी पहाड़ी में सैयद इब्राहिम मलिक बाया का मकबरा है, वो बड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसे हिरण्य पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक बड़ा पार्क, एक मंदिर और अन्य इमारतें भी हैं, एक बड़ी दरगाह भी है। इस मकबरे का निर्माण कार्य 1569 में हुआ था। सूफी संत शेख मखदूम सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का मकबरा उदंतपुर के खंडरों के पास स्थित है, इसको बड़ी दरगाह कहते हैं। फुलवारी शरीफ की बात करें तो हजरत पीर मजीबुल्लाह कादरी ने खानकाह मजीबिया की स्थापना की थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद की दाढ़ी के पवित्र बाल यहाँ संचित है। कहाँ पे? फुलवारी शरीफ में, दरगाह में। यहाँ स्थित संगी मस्जिद का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। मानेर शरीफ की बात करें तो यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। छतों पर कुरान से उत्कीर्ण शिलालेख हैं। मानेर शरीफ 2 पूजनीय मुस्लिम मकबरों का स्थल है, और सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी को जो बाड़ी दरगाह है महान तीर्थस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमने सूफी पर्यटन सर्किट की बात की। उसके आगे चले तो पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट आता है, इकोलॉजिकल पर्यटन सर्किट आता है। उसमें कौन कौन सी जगह है वो देख लेते हैं। तो बिहार वन्य जीवों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण एक लोकप्रिय इको टूरिज्म स्थल भी है, और इको सर्किट में विशाल और भव्य जानवरों को देखने से लेकर बिहार की सांस्कृतिक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने तक सब कुछ शामिल है। तो बिहार में पारिस्थितिक पर्यटन सर्किट का मैंने एक मैप डाला है, उसको आप देखिएगा ध्यान से और इसके बारे में पढ़िए। तो घोड़ा कटोरा झील की बात करते हैं तो राजगीर के पास स्थित है। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। झील का आकार घोड़े जैसा है, जिसे घोड़ा कटोरा झील बोलते हैं, और यह 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। यह विश्व शांति पैगोडा के पास स्थित है, वो भी इंपॉर्टेंट जगह है पैगोडा। अब कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं। तो यह वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में कैमूर पर्वतमाला के रोहतास पठार और कैमूर पठार पर स्थित है, और इस अभयारण्य में बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण स्थान है वो करकट जलप्रपात, तेल्हार जलप्रपात और अनुपम झील है। कुछ अन्य स्थान भी हैं, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखिए भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य है। तो भीमबांध जो है वन्यजीव अभयारण्य वो मुंगेर जिले में स्थित है। वो मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में है खास करके। और भीमबांध जो है गंगा नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर और संथाल परगना के पश्चिम में स्थित है। ये इसकी स्थिति है। और यह चारों तरफ से घनी आबादी वाले गैर वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। आबादी है अगल बगल, और घाटी के हिस्सों और तलहटी में गर्म पानी के झरने हैं, गंदक है वहाँ पे। मैं भीमबांध की यात्रा भी किया हूँ, हमने कई बार पिकनिक बनाया वहाँ पे। तो भीमबांध बहुत ही सुंदर जगह है, रमणीय स्थान है। अगर आसपास आप रहते हो मुंगेर, जमुई या आप लखीसराय, शेखपुरा इन क्षेत्रों में, तो आप वहाँ जा सकते हो। और जो गर्म पानी के झरने हैं उनमें सबसे उत्तम जो है वो भीमबंध, सीताकुंड और ऋषिकुंड में स्थित है। ये सब नहाने की जगह है वहाँ पे। और यहाँ कई गर्म पानी के झरने भी हैं जिनका तापमान लगभग पूरे साल एक जैसा ही रहता है। यह स्थल पक्षियों के लिए अधिक प्रसिद्ध है, जानवर कम पाए जाते हैं। अब विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की बात कर लेते हैं। यह अभयारण्य भागलपुर में सुल्तानगंज से कहलगांव तक फैला हुआ है। यह गंगा डॉल्फिनों के लिए एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। अब काकोलत जलप्रपात की बात करें तो 160 फुट ऊंचा जो काकोलत जलप्रपात है वो झारखंड सीमा के निकट नवादा जिले में स्थित है। नवादा एक्चुअल में गया, नवादा, जमुई
ये सब एक साथ नीचे में दक्षिण बिहार के जिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बिहार के अन्य लोकप्रिय स्थल, इन सबसे हटके कुछ और भी स्थल हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम गोलघर की बात कर लेते हैं। तो उसको लॉर्ड वारन हेस्टिंग के निर्देशन में बनाया गया था। किसने? तो कैप्टन जॉन गास्टिन ने पटना में गोलघर का निर्माण कराया था, और ये अन्नागार था एक तरह से। ठीक है, अब राजगीर की बात करें तो मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी है, बहुत ही रमणीय स्थल है और बहुत चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। अभी तो लोडिया नंदनगढ़, रामपुरवा और लोडिया अलिराज में मौर्य स्तंभ है, वो देखने लायक है। कुम्हरार पटना में मगध साम्राज्य का 80 स्तंभों वाला हॉल है, जो लकड़ी का स्तंभ है, वो देखने लायक है। दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति मिली है दीदारगंज से पटना से, यह पटना संग्रहालय की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक है, वो देखने लायक है। खुदाबख्श पुस्तकालय, यह पटना अशोका रोड पे है। तो मध्य पटना में खुदाबख्श पुस्तकालय स्थित है, जो एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। बीच में एक ब्रिटिश लाइब्रेरी भी था पटना में, जिसको बंद कर दिया गया। उसके 2.5 लाख पुस्तक भी इसी को दे दिए गए थे, खुदाबख्श पुस्तकालय को। तो ये काफी बड़ा पुस्तकालय है। किला रोहतास की बात करें तो शेरशाह सूरी ने 1541 में रोहतास किले में किला रोहतास का निर्माण कराया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को सभी जानते हैं, यह प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। इस तरह से हमने बिहार में के बारे में सारी जानकारी ली। और अब जो दो मुख्य जगह हैं बिहार में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, उसके बाद थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो पहला तो है नालंदा महाविहार, जिसे महाविद्यालय भी कहते हैं, और एक है महाबोधि मंदिर। तो नालंदा महाविहार जो है वो स्थान कौन सा है? नालंदा है, बिहार में है, पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। यूनेस्को की सूची 2016 में शामिल हुआ। महत्व क्या है? यह 5वीं शताब्दी ईस्वी में 1200 से यह 5वीं शताब्दी ईस्वी से 1200 ईस्वी तक एक बौद्ध मठ और ज्ञान का केंद्र था। यहाँ 800 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षा दी गई। और विशेषताएं इसकी यह है कि इस स्थल में स्तूप, मंदिर और आवासीय शैक्षणिक भवन शामिल है। इसका पुनर्निर्माण तो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहीं पर एक नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है और अभी वहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। महाबोधि मंदिर की बात करें तो ये भी दूसरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगर पूछे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन कौन सी जगह शामिल है बिहार के, तो यही दोनों है, नालंदा और महाबोधि, सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, महाबोधि मंदिर का स्थान क्या है? बोधगया, बिहार। यूनेस्को सूची में 2002 में शामिल हुआ, मतलब नालंदा महाविहार से काफी पहले। ठीक है, महत्व क्या है? यह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 पवित्र साइटों में से एक है, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। विशेषताएं क्या है इस जगह की? तो यह स्थल बौद्ध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यहाँ मुख्य मंदिर और बोधि वृक्ष प्रमुख आकर्षण है। मैं बोध गया भी गया हूँ, मैं लगभग सब जगह पर गया हूँ। आपको भी मौका मिले तो आप भी जाओ। मैं गया कर विष्णुपद मंदिर गया था, तो मैं वहाँ से बोध गया भी गया। इस तरह से तो इस तरह से हमने बिहार पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी ली। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री और मेंस में कहीं से भी प्रश्न आएगा आपसे बनेगा। मेंस के लिए तो कहीं से भी आएगा, तो आप आराम से नोट्स बना दोगे। इतना ही काफ़ी, से ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टॉपिक का जो MCQ PYQ है, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैं 5-6 वीडियो MCQ के लाऊंगा, जिसमें मैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है 20-25 मिनट का, तो मेरा जो ट्रेंड रहा है वो 10-12 मिनट वीडियो का रहा है। इससे ज़्यादा मैं लंबा बनाता नहीं हूँ। तो इसमें इतने कंटेंट है कि इसको मैं अलग से नहीं डाल सकता। तो मैंने आपको इतना टाइम दिया है इसलिए कि आप आधे घंटे का वीडियो है, अगर आप 3-4-5 बार पढ़ोगे तो प्री मेंस के लिए अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं अलग से इसकी MCQ PYQ वीडियो बना दूंगा। और अगला जो वीडियो आएगा बिहार में कला संस्कृति भी एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आधे घंटे 40 मिनट का, उसको भी आप देख लीजिएगा। फिर बिहार में कला संस्कृति से प्रश्न कोई भी आएगा प्री मेंस में, आपसे नहीं छूटेगा, वो मैंने और डिटेल में बनाया है। तो आज के लिए इतना ही है। BPSC पाठशाला विज्ञान आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।